हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज क्या पढ़ने वाले हैं, लॉज ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लॉज ऑफ मोशन। सब कुछ पहले का पढ़ा हुआ है आपका, एक बार रिकॉल करेंगे, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो कॉपी और पेन लेकर हो जाओ तैयार, है ना। आज इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे और ये ऐसा चैप्टर है बच्चों जिसको छोटी छोटी चीजों को बार बार बताते हुए टीचर्स बहुत सारा टाइम लेते हैं, लेकिन हम नहीं लेंगे क्योंकि हम बताएंगे क्यों पिन पॉइंट बात। तो हर बात का आपको बड़े ध्यान से सुनना है और समझना है। जहां पर भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, जैसा कि मैंने बताया हुआ है। अच्छा, शुरू करते हैं बच्चों। लॉज ऑफ मोशन आप लोग जानते हो, है ना, बहुत कुछ जानते हो। सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल फैलेसी। एरिस्टोटल फैलेसी का मतलब हुआ कि एरिस्टोटल की गलती, फैलेसी का मतलब गलती, मिस्टेक। अब एरिस्टोटल ने क्या किया था, किसी अपने जो नॉर्मल ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनके बेस पर एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, कोई भी चीज है अगर हमें उसको लगातार मोशन में रखना है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई कंटिन्यूअस अपने को फोर्स लगाना होगा। एरिस्टोटल ने ये ऐसा इसलिए कहा कि उसने देखा कि यार कोई बच्चा खेल रहा है तो गाड़ी लेके ऐसे घूमता रहता है ना, उसको धागे से बांध के, आपने देखा होगा है ना, ऐसे जैसे ये एक बहुत ही बढ़िया सा बच्चा, आप ही लोग हो यहाँ पर इस तरह के, ये इसने गाड़ी को क्या किया है, बांध दिया अपने एक धागे से और ये इसको लेके घूम रहा है। तो जब तक ये इसको लेकर घूमेगा तब तक गाड़ी मोशन में रहेगी। जो टॉय है, टॉय जो कार है इसकी, ये तब तक यहाँ पर मोशन में रहेगी। जब ये रुक जाएगा तो ये भी रुक जाएगी। ये इसको छोड़ देगा, यानी इसको फोर्स नहीं लगाएगा, तो ये गाड़ी मोशन बंद करके एट रेस्ट हो जाएगी। मतलब ये एक जगह एट रेस्ट हो जाएगी, मोशन छोड़ देगी, खत्म हो जाएगी मोशन, है ना। इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के आधार पर एरिस्टोटल ने क्या कहा, वी रिक्वायर्ड या एनी बॉडी रिक्वायर्ड एन एक्सटर्नल फोर्स। इसको साफ कर देते हैं, गाड़ियों को, टॉय को अब छोड़ दो, है ना। एनी बॉडी रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल फोर्स to remain in motion। आप रेस्ट में है तो रेस्ट में कुछ काम नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि रेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स मत लगाओ, वो रेस्ट में रहेगी, लेकिन मोशन में रखना है तो उस पर कंटिन्यू फोर्स लगाना पड़ेगा। बाद में क्या हुआ, जब गैलीलियो आया, गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो ने एक लॉ दिया जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहा, लॉ ऑफ इनर्शिया कहा। जब ये दिया तो ये जो चीज थी ये गलत साबित हुई। उसमें गैलीलियो ने यही बताया कि एक बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहती है, जो मोशन में है वो मोशन में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा सके। यानी जो लगा रहे थे, कह रहे थे कि कंटिन्यू जरूरत है, वो तो गलत साबित हुई। तो यहाँ पर एरिस्टोटल साहब जो है वो गलत साबित है, तो इसे बोलते हैं एरिस्टोटल फैलेसी। बट वो अपनी जगह उस समय सही थे जब उन्होंने बताया, क्योंकि उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस के आधार पर ये सब बात कही थी। अच्छा, इसमें बच्चों जो वर्ड आया है एक्सटर्नल फोर्स, ये दो तरह का होता है ना। एक्सटर्नल फोर्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है कांटेक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये कौन कौन से होते हैं? देखो, कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं बताओ, है ना। कांटेक्ट फोर्स जैसे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कांटेक्ट फोर्स है। और एक विस्कस फोर्स होता है, आप पढ़ोगे जब पानी, अपने ऑयल को
गिराते हैं जमीन पर तो थोड़ी दूर जाके अपने आप बंद हो जाता है ना। तो ये विस्कस फोर्स जो है वो भी कांटेक्ट फोर्स है। और कौन सा होता है? पुल, हम खींचते हैं, पुश धकेलते हैं, है ना। और भी कई तरह के फोर्स होते हैं, जैसे टेंशन, है ना, टेंशन फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है। नॉन कांटेक्ट फोर्स भी बाद में आए, कौन कौन से आए? ग्रेविटेशनल फोर्स, जरूरत ही नहीं है कांटेक्ट में रहने की, सीधा खींच लेंगे दूर से, है ना। ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बाद में क्लास 12। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये दोनों, ये इस तरह के फोर्स है जो नॉन कांटेक्ट फोर्स, दूर से ही फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव जो भी। मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स आयरन में दूर से लगता है ना, मैं लिख सकता हूँ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये सब हो गए नॉन कांटेक्ट। इसमें ये जो फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स है इनको रिटार्डिंग फोर्स भी बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं? रिटार्डिंग। कई बुक्स में इस रिटार्डिंग वर्ड के लिए अपोजिंग फोर्स भी काम में लिया है। अपोजिंग ऐसा भी बोलते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनका काम है, ये एक्शन में ही तब आते हैं, ये एक्शन में तब आते हैं जब किसी का विरोध करना हो। क्लास में बच्चे होते हैं ना, कुछ बच्चे वो हमेशा शांति से बैठे रहते हैं ना, जब पता चला कि नहीं कुछ हमें इस चीज को विरोध करना है, तभी वो एक्शन में आते हैं और अपना काम करके फिर वापस इनएक्टिव पोजीशन में चले जाते हैं। ये इस तरह के हैं, जब गाड़ी चल रही है तभी ये एक्शन में आएंगे, इनका अपना कुछ नहीं है ना। ये गाड़ी मूव कर रही है इस पर, तो ये एक्शन में आएगा, फ्रिक्शन उल्टा लगेगा। गाड़ी की मोशन इधर है, कार इधर जा रही है, तो ये उल्टा रिटार्डिंग फोर्स है, इसको अपोज करेगा, इस मोशन का अपोज करेगा, इसी को फ्रिक्शन बोलते हैं, है ना। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? अपोज करता है मोशन का सरफेस के साथ, है ना। जब किसी सरफेस पे कोई चीज मूव करती थी उसका अपोज करता है उल्टी डायरेक्शन, वहां कोई मोशन नहीं कर रहा है, इसका कोई काम नहीं है ही नहीं एग्जिस्टेंस। तो ये है अपोजिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स। तो ये छोटी छोटी कहानियां हैं इसकी, है ना, कई हम टर्म्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं लॉज ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, सॉरी नॉट लॉज, दिस इज द ओनली a single force, yeah, I can say single law of inertia, law of inertia में क्या होता है बच्चों? क्या लिख दिया? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया में गैलीलियो ने क्या बताया? उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। देखो बच्चों, उसने क्या एक्सपेरिमेंट किए? पहले उसने क्या कहा कि मान लीजिए इस तरह का कोई एक प्लेन है, सरफेस है, और यहां से मैंने बॉल यहां से लुढ़काई इस डायरेक्शन, तो ये अगर मैं इसके साथ ऐसा लगा दूं सेम इंक्रीज का, तो ये यहां से होती हुई अपने आप बिना किसी फोर्स के यहां पहुंच जाए हाइट, एंड इट अकर्स सेम हाइट when no external force is working या applied, है ना, applied। जब कोई नया एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया तो भी ये ऊपर चली जाएगी, वापिस यहां से आएगी और फिर ऊपर चलेगी। कहां तक जाएगी? अप टू सेम हाइट तक जाएगी। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इसको थोड़ा दूर रख दिया, है ना, थोड़ा सा इनके बीच की डिस्टेंस थी ना उसको बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहां से ये ऐसे आई और यहां पर मान लो सरफेस है ऐसे, बट इसकी हाइट जो है फिर भी सेम थी।
फिर भी सेम हाइट तक, फिर भी सेम हाइट तक ये गई ऊपर। अच्छा, सेम हाइट तक गई, लेकिन इसको जैसे जैसे यहाँ पर इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ाते गए, ये हाइट फिर भी सेम पकड़ते रही, लेकिन थोड़ी सी इसकी हाइट कम हो गई, क्योंकि ज्यादा इसका जो टाइम है वो यहाँ पर इसका कंज्यूम होने लगा। यहाँ पर अगर उसने कहा कि कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, अगर यहाँ पर नो फ्रिक्शन फोर्स है, तो क्या करना है, तो भी ये अपनी पूरी हाइट यहाँ तक ले रही है, वापस आ रही है। ये उसका एक्सपेरिमेंट है। लेकिन उसने जब ये कहा कि अगर मैं इस हाइट को कम कर दूं, इफ आई मेक द हाइट वेरी लेस, मैंने डाउन कर दूं, इस हाइट को कम कर दूं, तो ये ज्यादा दूरी तक ट्रेवल करेगी। उसके ऑब्जर्वेशन में क्या आया कि ये ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगी। फिर उसने इमेजिनेशन दी। क्या इमेजिनेशन दी? अब उसके इमेजिनेशन और उसका लॉ वर्क करता है। क्या इमेजिनेशन की उसने कहा कि मैं लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट या मैं यूं कहूं कि डिस्टेंस, यहां पर दोनों सेम है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। जैसे जैसे हाइट कम होती गई, ये डिस्टेंस यहां से बढ़ती है। ठीक है, अगर ये 0 हो गई तो ये कहां तक गई? इनफाइनाइट, जब तक कोई काम नहीं, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया। तो ये जो उसने एक्सपेरिमेंट किया, इसको देखते ही पूरी दुनिया में एकदम से भूचाल आ गया, क्योंकि एरिस्टोटल ने ये समझाया था कि भाई देखो, अगर मोशन में रखना है तो वहां तो फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ये कह रहा है नहीं, इस हाइट को डाउन कर दो, फिर यहां से आगे ये बिल्कुल ही कम हाइट होगी, तो इसकी आगे जाने की जो कैपेसिटी वो बढ़ गई, अदरवाइज ये रुक जाती है यहाँ तक, है ना। फिर इसको कम किया, इसकी हाइट को थोड़ा कम किया, तो और ज्यादा डिस्टेंस तक ये जाने लगे। इस एक्सपेरिमेंट इसको फैलाते गए, हाइट कम होती गई। फिर उसने अजम्पशन दिया और इमेजिनेशन दी कि हाइट अगर 0 है तो इनफाइनाइट तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हुआ यहाँ पर गैलीलियो के साथ। तो उसने क्या कहा कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाने के लिए किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है ना। तो उसने जो लॉ दिया वो क्या दिया, उसको लिखते हैं। उसने ये कहा, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करते हैं, ए बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट if it is in rest or remains in motion if it is लिख दिया ना, if it is in motion, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। कब? when no external force is applied। ये लो हो गया इनर्शिया का। इनर्शिया क्यों कहा गया है? क्योंकि इनर्शिया का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू चेंज। चेंज नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता? चेंज नहीं चाहता ना भाई, चेंज नहीं, हमें तो जैसा है वैसा चाहिए। रेस्ट है तो रेस्ट चाहिए, मोशन है तो मोशन चाहिए। इसी कारण से इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा गया। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा गया। तो ये
लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये इसकी कहानी है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने बहुत अच्छे ये लॉज ऑफ मोशन हेडिंग है तो न्यूटन्स फर्स्ट पहला लॉ लिखा। बच्चों न्यूटन ने जो लॉ दिए थे, 3 लॉ दिए थे, आप लोग जानते हो। फर्स्ट लॉ में उसने वही क्लू उठाया जो कि गैलीलियो ने कहा, सेम चीज कही उसने, और इसीलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ गैलीलियो भी कहते हैं, है ना। अच्छा, न्यूटन ने ये बताया, इसने क्या लिखा इसके अंदर, इसने ये भी नहीं कहा कि भाई मैं न्यूटन हूं, मैं ही बता रहा हूं। इसने ये भी बताया कि गैलीलियो का स्टेटमेंट है, इसी को मैं दोहरा रहा हूं, इसको मैं फर्स्ट लॉ दे रहा हूं, इसका नाम है मेरा, ये फर्स्ट लॉ है और मैं इसको वेरीफाई भी करता हूं। न्यूटन ने ये भी कहा, इसने क्या लिखा, ए बॉडी कंटिन्यूस in rest or in uniform motion, ये उसी में रहना चाहेगी, कोई भी बॉडी है ना, उसी में कंटिन्यू करेगी, अनलेस जब तक कि some external force compel it, जब तक कि कोई ऐसा था जो इसको मजबूर नहीं कर दे, कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको मजबूर नहीं कर दे, टू एक्ट अदरवाइज का मतलब इसको अपनी स्टेट चेंज करने के लिए, कोई एक्सटर्नल फोर्स मजबूर ना कर दे, तब तक वो क्या करेगा, उसी पोजीशन में रहना पसंद करेगा, है ना। सारी बॉडी आलसी होती है, ये अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहती, सोती है तो सोती ही रहना चाहती है, जागती है तो जागती ही रहना चाहती है, दौड़ती है तो दौड़ती ही रहना चाहती है। अब ऐसा कह के उसने इसके फिर एग्जांपल्स दिए। एग्जांपल अभी हम अगर जो करंट सिनेरियो है इसके कुछ एग्जांपल्स देखें तो 2 बेहतरीन एग्जांपल है। पहला क्या है, ब्रेक इन बस, और दूसरा एग्जांपल है सडन स्टार्ट ऑफ बस। होता क्या है, बस चल रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड से और उसके अंदर अचानक से ब्रेक लगे, तो जितने भी पैसेंजर होते हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं। इसकी वजह क्या है कि जैसे मान लीजिए ये बस है, बस का सरफेस है, ये इस साइड में मूव कर रहा है, तो अपनी बॉडी भी इसके साथ साथ आगे की तरफ मूव कर रही है, सेम मोशन में सेम वेलोसिटी से चल रही है। जैसे ही इसमें अचानक से ब्रेक लगे, यहाँ की मोशन हो गई 0, तो जो अपना लोअर पार्ट है वो तो बस के कांटेक्ट में है, तो वो क्या करेगा, एकदम से 0 वेलोसिटी में आ जाएगा। लेकिन जो अपर पार्ट है ये तो उसी स्पीड से मूव करना चाहेगा, तो ये क्या है, आगे की तरफ हम झुक जाते हैं, ऐसे आगे की तरफ झुक जाते हैं। ब्रेक लगा, आगे की तरफ सामने वाली सीट से सिर बुढ़ा बैठेंगे, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है ना बच्चों। तो ये क्यों होता है, क्योंकि बॉडी अपनी है वो मोशन में रहना चाहती है ना। उसमें तो फोर्स लगा के, एक्सटर्नल फोर्स लगा के हमने रोक दिया, है ना, लेकिन बॉडी नहीं रुकना चाहती। सडन स्टार्ट ऑफ बस, है ना। अगर हम बस में बैठे हैं, बस एक जगह रेस्ट में एकदम से स्टार्ट हो गया, क्या होगा, हम पीछे की तरफ जाएंगे एकदम से। फिर वही बात, अपनी बॉडी रेस्ट में थी, जो पार्ट लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ये आगे की तरफ मूव करेगा, ये यहीं रहना चाहेगा, तो क्या होगा, ये अपनी बॉडी है, ये यहीं रहना चाहेगा, ये आगे की तरफ मूव करेगा, तो हो गया हम तिरछे पीछे की साइड में झुक जाएंगे। इसके अलावा भी कई है, जैसे आप घोड़े पर बैठे हैं, घोड़ा चल दिया, आप पीछे की साइड में झुकोगे, है ना, पैर उठ जाता है, इसीलिए तो उसमें फंसा के रखते हैं पैरों,
रखते हैं नहीं रखते? ठीक है भाई, घोड़े पे भी बैठोगे, घोड़ी पे भी बैठोगे, सब है। हाँ जी, हम आ जाते हैं वापस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी बॉडी होगी उसके अंदर जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहिए, है ना। उसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स है। क्वेश्चन ऐसा आता है इसमें कौन सा लॉ लगा, तो आपको पता लगना चाहिए कौन सा लॉ लगा, फर्स्ट लॉ कब लगेगा। इसकी जो कंडीशन है वो नो नेट एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करती है ना, कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। अच्छा, जब फोर्स नहीं लगेगा तो इसका मतलब किसी भी तरह का एक्सीलरेशन भी नहीं होगा। जब फोर्स नहीं लग रहा तो वहां किसी भी प्रकार का कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। और जब एक्सीलरेशन नहीं है, यही तो हम न्यूटन कह रहा है कि एक्सीलरेशन नहीं है भाई, जितना है उसी में चलेगा, यूनिफॉर्म में चलेगा। यहाँ लिखा है यूनिफॉर्म मोशन विदाउट एनी एक्सीलरेशन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, छोटे छोटे 2-4 और एग्जांपल लेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन ने जो सेकेंड लॉ दिया, फर्स्ट लॉ किस पे डिपेंड था, नो एक्सटर्नल फोर्स। ये क्या कहता है, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। शुरुआत इसकी ये है कि ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, यानी एक्सटर्नल फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा। तो सेकेंड लॉ है, ये किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू an external force to accelerate, या इसको मैं यूं लिखूं, टू accelerate the body, उससे रिलेटेड कि जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं जिसके कारण हम किसी बॉडी को एक्सेलरेशन दे रहे हैं, उससे रिलेटेड है ये सेकेंड लॉ। तो कुछ बढ़िया एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले, है ना, एग्जांपल देखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, उसके हिसाब से ये मैंने एग्जांपल्स लिखने शुरू कर दिए। आपको एग्जांपल दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, कहाँ से दिखेंगे, है ना, मैंने लिखे नहीं है ना। अच्छा, तो एग्जाम्पल में जितने भी दूंगा वो एग्जाम्पल में देने वाला हूं मोमेंटम। किसके एग्जाम्पल देने वाला हूं, मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p, क्लास 9 में पढ़ा हुआ आपका, एंड इट इज मास इनटू वेलोसिटी, तो p वेक्टर जो है वो mv वेक्टर के बराबर है। वेक्टर अब आपका पढ़ा हुआ है और इससे ये प्रूव हो गया, मैंने वेक्टर लगा दिए, इसका मतलब इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी बच्चों, वेक्टर लग रहा है ना। चलो, मास इनटू वेलोसिटी। पहला जो एग्जांपल ले रहे हैं हम, वो ले रहे हैं collision of light and heavy trucks, दो, एक लाइट है एक हेवी, उनका कोलिजन हुआ। तो हमने बात क्या की थी, दो ट्रक जब आपस में टकराए तो कौन से को ज्यादा नुकसान होगा, जो लाइट ट्रक। और कोई जरूरत नहीं है कोलिजन की, मैं केवल इसके अंदर मोशन के लिए लिखूं कोलिजन के बाद। और अगर मुझे कहा जाए कि दो ट्रक आ रहे हैं, एक लाइट है एक हेवी है, तो
को रोकने में कम फोर्स लगाना पड़ेगा, लाइट को रोकने में कम फोर्स लगाना पड़ेगा, भले वो सेम वेलोसिटी से आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स है ये किस पर डिपेंड करता है, उसके मास पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है ये इसके मास पर डिपेंड करता है कि उसका मास अगर ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, मास कम है तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। दूसरा बच्चों मैं एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ कि ड्रॉपिंग ऑफ 2 stones from same height। अरे भाई मैंने 2 स्टोन गिराए सेम हाइट से छत से और मुझे कैच करना है, एक हेवी है एक लाइट है, कौन से का फोर्स मेरी पाम पर मेरी हथेली पर ज्यादा लगेगा, जो हेवी होगा। इससे ये भी प्रूव हो गया कि फोर्स जो है वो किस पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है, कि ज्यादा मास होगा ज्यादा फोर्स लगाएगा, है ना। बहुत बढ़िया। मतलब टेनिस बॉल ऊपर से आ रही है, टेनिस बॉल को मैंने पकड़ा तो मेरे को इतनी नहीं लगेगी जितनी क्रिकेट बॉल आकर लगेगी, है ना, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो उसका किसी बुलेट को फायर करता है किसी गन से, गन को जब हम फायर करते हैं तो उसमें से बुलेट निकलती है, यानी बुलेट को हमने फायर किया, उसका मास भी बहुत कम है। बुलेट का कितना मास हो सकता है, ज्यादा मास भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एक इतनी खतरनाक स्पीड से जाती है कि एक व्यक्ति को किल कर सकती है, इतनी जबरदस्त उसके अंदर फोर्स आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स जो है वो उसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है कि नहीं है, उसकी वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, अब और किस पे डिपेंड करता है, एक एग्जांपल हम और लेते हैं, दैट इज द कैचिंग ऑफ बॉल बाय ए क्रिकेटर। एक क्रिकेटर जो है बॉल को कैच करता है, कैसे कैच करता है, यूं लेता है ऐसे 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 कैच करता है, यानी वो ऐसे एकदम से बॉल आकर उसके उस हाथ में गिरती नहीं है, ऐसे अगर गिरेगी तो उसके हाथ के चोट लगेगी, वो अपने हाथ को खींच लेता है। इसका मतलब जो फोर्स हम लगा रहे हैं, जो भी बॉडी लगा रही है दूसरी पे, वो कितने टाइम के लिए लगा रही है, ये भी यहाँ पर फैक्टर काम कर रहा है। तो फोर्स डिपेंड ऑन टाइम टेकन बाय द फोर्स टू अप्लाई। फोर्स अप्लाई करने में जितना टाइम लगेगा, देखो इस एग्जांपल से बहुत सारी चीजें निकल के आएगी, फिर उससे हम यहाँ पहुंच जाएंगे, है ना। जो टाइम लगेगा उस फोर्स को अप्लाई करने का, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी डिपेंड करेगा कि फोर्स कितना लग रहा है ना। अच्छा, नाउ इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं, चलो ये तो मैंने लिख दिया है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हुआ कि हम इस फैक्टर को अगर एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल लेना चाहें तो हम ले सकते हैं रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, पिछले वीडियो में आपने पढ़ी है, याद भी होगी, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि कोई भी चीज जब मोशन करती है तो इसका मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी करती है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। ये चीज हमारी पढ़ी हुई है कि डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन क्या चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, यानी कंटिन्यू या मोशन करती है। लेकिन इसका मतलब उसमें अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, एक्सीलरेशन नहीं है, तो फोर्स भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वेलोसिटी में तो चेंज है भाई, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। और वेलोसिटी के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, तो दोनों कांस्टेंट नहीं होते, केवल और केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होती। इसका मतलब जो यहाँ पर v है, जो इस बॉडी के लिए v है,
वो चेंज हो रहा है और उसका डायरेक्शन का इंपैक्ट भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, V इज चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ओनली। तो यहाँ हम रोकेंगे तो जो फोर्स लगेगा वो किसके कारण लगेगा? चेंज इन डायरेक्शन। तो V जो F है इस पर भी डिपेंड करता है कि उसमें डायरेक्शन में क्या चेंज हुआ है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। अगर वो बदल रही है तो भी फोर्स आएगा, फोर्स लगेगा, अप्लाई होगा, भले ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, ये क्यों हम लिख रहे हैं? क्योंकि इससे ये लगेगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें इसका भी इंपैक्ट आएगा, क्वांटिटी। ओके, तो ये सारा हमने इकट्ठा कर लिया इन एग्जांपल से। अब हम इसको समराइज करते हैं। समराइज क्या करते हैं? यही न्यूटन ने अपना लॉ देते समय ये बात कही। उन्होंने क्या कहा कि भाई इन सारे एग्जांपल्स को अगर हम एक जगह करें इसको और समराइज करें तो जो अप्लाइड फोर्स है, कौन? अप्लाइड फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, या इसको पूरा लिखे तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंट। तो फोर्स क्या आ गया? नेट फोर्स क्या आ गया? फोर्स जो नेट है वो क्या लगेगा? यहाँ इस प्रोपोर्शनली रेट देते हैं dp बाई dt। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, हमने पढ़ लिया ये सब कुछ। अच्छा, प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दो, dp बाई dt का मतलब चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो F नेट जो है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट लगाया, प्रोपोर्शनल को हटाया तो dp की जगह क्या लिखा? mv अपॉन dt। बिल्कुल, F नेट इज इक्वल टू के, m कांस्टेंट है, अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो, है ना, मास तो चेंज नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? dv बाई dt। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dv बाई dt? भाई dv बाई dt की वैल्यू क्या होगी? अरे चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज kma। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया न्यूटन के सेकंड लॉ से। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंट। तो फोर्स नेट आ गया आपका kma। ठीक, k यहां पर एक कांस्टेंट है। फिर हमें पता चला और हम जानते भी थे इस चीज को कि जो एक न्यूटन फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इसको एज्यूम किया यूनिट को तो इस 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 न्यूटन माना था। जब ये सारी वैल्यू इसी को उठाकर रखते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 हो गया। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो F नेट क्या हो गया बच्चों? दैट इज ma वेक्टर। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां के बाद में जैसे जैसे अपन घूम फिर के सही जगह आ गए। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ खास पॉइंट। ऐसे क्या क्या चीजें हैं जिनको हमें एकदम बढ़िया से याद रखना है, कंसिडरेशन में रखना है, भूल नहीं जाना है। यह क्या लिखा था मैंने? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। की पॉइंट्स लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? की पॉइंट्स, जो अपने को हमेशा ध्यान में रखने हैं। पहला की पॉइंट क्या है? इट रिलेट्स टू ओनली एक्सटर्नल फोर्स। ये केवल एक्सटर्नल फोर्स को ही काम में लेता है। नो इंटरनल फोर्स
इनटू कंसिडरेशन। कहने का मतलब यह है कि कंसिडरेशन में ही नहीं लेना है इंटरनल फोर्स, अंदर कौन सा फोर्स लग रहा है, तो सर इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्टिव लग रहा है, सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। छोड़िए उन बातों को, आपको ये देखना है केवल एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है। सेकेंड इसका जो की पॉइंट हम लिखेंगे, इसमें देखेंगे फॉर्मूला क्या था इसका, F इज इक्वल टू एम ए, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर, राइट। तो सेकेंड जो इसका पॉइंट लेंगे हम काम है कि इफ F इज इक्वल टू 0 देन A इज इक्वल टू 0। भाई ये 0 हो गया तो ये 0 हो गया, मास तो कम हो गया, मास तो कम होने वाला नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नेट फोर्स जब 0 है, नेट फोर्स जब 0 है तो कोई एक्सीलरेशन नहीं है, यानी उसी स्टेट में रहना। अच्छा, तो इट follows the first law of Newton। फर्स्ट लॉ यही तो था। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था कि जब नेट फोर्स नहीं लगेगा तो स्टेट चेंज नहीं होगी, स्टेट ऑफ रेस्ट भी रेस्ट रहेगी, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन रहेगी। एक्सीलरेशन तो है ही नहीं जब F 0 है, तो ये इसको भी फॉलो करता है। तीसरा जो पॉइंट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, तीसरा और चौथा दोनों। ये इंपॉर्टेंट किस लिए, इसमें सब एक चीज क्या होती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो यहाँ पर ये ट्रेन है, ये ट्रेन छोटी सी है, ये इंजन बना दिया बड़ी होगी, यहाँ से मैंने कोई पत्थर फेंका ट्रेन के अंदर से, तो जो स्टोन की पहले मोशन थी ट्रेन के अलॉन्ग में थी, जिस स्पीड से ट्रेन चल रही थी उसी स्पीड से स्टोन चल रहा था। लेकिन जब हमने थ्रो किया तो ये ट्रेन की स्पीड को भूल गया। अब ये क्या करेगा, अब केवल ये यूं जाके गिरेगा सीधा सीधा, ये सीधा सीधा जाकर गिरेगा। इसमें ये याद नहीं रहेगा कि मैं इस डायरेक्शन में इस वेलोसिटी से मोशन में था। वो चीज जो हिस्ट्री है ना, वो कभी भी कंसीडरेशन उसका नहीं हो। तो जो फोर्स ऑन एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर कोई फोर्स को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर्स ऑन एनी पॉइंट डज नॉट डिपेंड on the history of motion. It depends only on instant acceleration। अभी कितना एक्सीलरेशन हो रहा है उस पे ही डिपेंड करेगा कि यहाँ पर अभी एक्सीलरेशन क्या है, उस इंस्टेंट पर एक्सीलरेशन क्या है। पहले की कहानी भूल जाओ, पहले कितनी बदमाशी की उसको भी भूल जाओ। और फोर्थ और वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट, एफएक्स और फोर्थ एंड विच इज वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये भाई वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर फोर्स जो है कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है एफ वेक्टर इज इक्वल टू डी पी वेक्टर अपॉन डी टी, या मैं कहूं कि एम ए वेक्टर है ना। वेक्टर का मतलब डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। इफ वी टेक रिजोल्यूशन का मतलब समझते हैं, रिजोल्यूशन का मतलब हुआ गया कि अगर मैं इसको तोड़ दूं कंपोनेंट्स में, सिंपल क्या लिखते हैं अपन, इसके लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ वी ब्रेक इनटू कंपोनेंट्स only
component along with force will be considered. Will be considered. बहुत अच्छी बात। अगर मैं इसको fx के रूप में लिखूं कि x डायरेक्शन में कितना है तो क्या आएगा max डायरेक्शन। मेरी x डायरेक्शन में जो कुछ एक्सीलरेशन हो रहा है उसी पे डिपेंड करेगा ये फोर्स और एक्सीलरेशन दोनों उसी पे डिपेंड करेंगे कि उस x डायरेक्शन में कितना हो रहा है। अगर y की बात चल रही है तो केवल y वाला कंपोनेंट काम करेगा, उसमें x वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अदर एक्शंस और अदर लाइन ऑफ एक्शंस। ये केवल उसी लाइन ऑफ एक्शन को ही कंसीडर करता है जहां पर फोर्स लग रहा है या जहां पर एक्सीलरेट हो रहा है। अगर एफ जेड की बात आएगी तो हम सीधा सीधा एफ ए जेड ही लिखेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पढ़ी थी, ऐसे ऐसे जो पार्ट था, तो उसमें हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि जो जी यहाँ पर काम कर रहा है माइनस जी, वो केवल और केवल इस वर्टिकल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसमें वर्क नहीं करेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए अलग से हमने वी एक्स लिया था और इसके लिए अलग से वी वाई लिया था, आपको याद है ना? नॉर्मल अगर मान लो कोई कह के नहीं सर ये तो एक्स में भी नहीं है वाई में भी नहीं है, तो कैसा है? तो किसी एंगल पर होगा। मान लो कि इस डायरेक्शन में थीटा एंगल है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है और इसके अंदर आप बताओ कि इस साइड में कितना एक्सीलरेट होगा। तो केवल और केवल हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे। अगर हमें इसका कैलकुलेशन करना है तो fx क्या होगा? f cos थीटा, है ना? तो इसके अंदर हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है x डायरेक्शन की केवल, तो हम इसके अंदर फोर्स लेंगे f cos थीटा। अगर हमें इस डायरेक्शन में करनी है, इस डायरेक्शन में करनी है तो हम लेंगे केवल f sin थीटा। हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया कहानी? केवल उस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसी एक्सीलरेशन को हम कंसीडर करेंगे, उसी की हम वहां पर कैलकुलेशन में काउंटर उसको काउंट करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे। तो ये बहुत बढ़िया से अपना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो गया है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन और उसके आगे के पोर्शन हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो बच्चों, मिलते हैं। बहुत बढ़िया, मस्ती से पढ़ो। बाय, सी यू।